हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसमें कि हम लोग एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसको कि फ्लॉट भी बोलते हैं। इसको मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं फ्लॉट, इसको फ्लॉट भी पढ़ाया जाता है या फिर इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मतलब इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये जो लॉ है ये बेस्ड है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन्स जैसा कि आपने क्लास 9th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज एंड दिस इज अ बेसिक इन विच द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज बेस्ड। और इसमें आप देख सकते हैं हम एक इक्वेशन लिखे हैं, डेल्टा ई इजकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी को शो करता है, इंटरनल एनर्जी को, और यहाँ पे कहीं कहीं इंटरनल एनर्जी को ई से ना शो करके आपको यू से भी शो किया हुआ दिख सकता है, यू से इसको ऐसे भी शो किया जाता है। और ये क्यू और डब्ल्यू, वो डब्ल्यू तो सब जानते ही होंगे, अब क्यू जो है हीट है और डब्ल्यू वर्क डन है। इसमें कि जैसा कि आप लोग को पता है क्यू और डब्ल्यू अपना क्या है, पाथ फंक्शन है। इट मीन्स फंक्शन के पाथ पे डिपेंड रहता है, पाथ फंक्शन। लेकिन अपना इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी किसी भी बॉडी में या किसी भी सिस्टम के उसके अंदर की जो एनर्जी होती है, मतलब उसके ऊपर जो कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगे, उसकी अपनी एनर्जी, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट मीन्स यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यू जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज किए तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगा। सो ये बात जानना बहुत ज़रूरी कि यू तो डायरेक्टली मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। अगर आप वॉल्यूम, प्रेशर सब चीज़ चेंज कर, लेकिन आप टेम्परेचर नहीं चेंज किए तो इंटरनल एनर्जी भी आपका चेंज नहीं होगा। तो ये तो बात हुआ इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो हम लोग जो डिफरेंट तरह के जो प्रोसेस पढ़े थे उस पर ये सब कैसे वैरी करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। जैसे कि हम आपको बताए थे आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तो ज़ीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो इट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग को क्या बताता है कि डेल्टा यू इजक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर क्यू ज़ीरो है इट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव ऑफ क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू, ये भी लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इसको भी नेगेटिव ऑफ क्यू इजक्वल टू पॉजिटिव ऑफ डब्ल्यू, ये भी लिख सकते हैं हम लोग आइसोथर्मल में। तो ये तो हो गई आइसोथर्मल की बात है। तो अब आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा जो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला -P/dV होता है, या फिर इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं -P एक्सटर्नल डेल्टा V। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम तो ज़ीरो होता है तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर हीट रिलीज हो रहा है, ये आपको सिस्टम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप दो कंडीशन लिख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब अपना आप देख सकते हैं आइसोकोरिक में एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। या फिर अगर जैसे कि ये क्यू बढ़ेगा कब, जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। सो अगर सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है आइसोकोरिक में तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा।
और सिमिलरली इधर हम लोग देखें कि अगर यहाँ पे U तो जीरो हो गया और प्लस Q इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W, इट मीन्स अगर सिस्टम हीट को ऑब्जॉर्व करेगा तो उसमें इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर हीट को जो रिलीज करेगा वो भी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि हीट ऑब्जॉर्ब नेगेटिव होता है, हीट ऑब्जॉर्ब पॉजिटिव होता है और हीट रिलीज नेगेटिव होता है। तो ये तो बात हो गई आइसोथर्मल और आइसोकोरिक। अब हम लोग बात करेंगे आइसोबैरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे, इसमें Q इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। इट मीन्स जो इसमें जो Q होता है वही, मतलब जो हीट होता है इसमें जीरो होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर हीट जीरो होता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ W। ये सीधा सीधे लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, ये लिख सकते हैं। यही होता है सीधा सीधे एडियाबैटिक प्रोसेस, और कुछ नहीं है। और आइए आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम लोग का जो फ्लॉट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। अरे कन्फ्यूज नहीं, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U, ये दोनों सेम चीज़ है। U से डिनोट किया जाता है, E से डिनोट किया जाता है। ठीक, अगर हम लोग प्रेशर कांस्टेंट लिए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ P डेल्टा V। क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, जब हम लोग वर्क डन का आइसोबैरिक निकाल के दिखाए थे, इसमें P V2 माइनस V1 आता है। इसको हम लोग Q इधर गया, इसको इधर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो इधर से ये, तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर, Q P मतलब ये नेगेटिव है, मतलब जो चेंज करेंगे तो नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P V2 माइनस V1। ठीक, ये हम लोग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। और यहाँ पे हमारा जो डेल्टा ई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस P V1। ठीक, तो अब हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये E2 प्लस PV2 माइनस ऑफ E1 प्लस PV1, ये भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सीधा सीधे क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधे हम लोग लिख सकते हैं H जो हीट होता है वो E इज इक्वल E प्लस PV होता है। और यहाँ पे जो हमारे ये E आ गया, E इसको कहते हैं हम लोग एंथैल्पी। एंथैल्पी, और यहाँ पे हमको पता होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का बात कर रहे हैं, तो जो Q है हम क्या लिए एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी होता है, ये मतलब आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि एंथैल्पी क्या होता है। ठीक, और तो H बराबर हो गया E प्लस पी वी, मतलब इंटरनल एनर्जी, एनर्जी प्लस वर्क डन। तो इसका Q P निकालेंगे तो H2 माइनस H1 आएगा। तो QP इज इक्वल टू डेल्टा H, मीन्स जो हीट होता है वो होता है चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंथैल्पी इंक्रीज हुआ। एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर ये डिक्रीज हो गया, हीट डिक्रीज हो गया, मतलब हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा। और देखिए, और ये हो गया। अब इसके बाद एक आता है इसमें साइक्लिक प्रोसेस, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। जैसा कि हमने एक आपको फर्स्ट लेक्चर में ही, जिसमें हम लोग पूरे बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस किया, उसमें बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस में सभी चीज़ जीरो हो जाते हैं, लेकिन आपका Q, वर्क डन, W ये सब जीरो नहीं होता। उसमें आपका इंथैल्पी जीरो हो जाएगा, एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम टू सेम कैसा सिचुएशन आ गया, ये आइसोथर्मल ऐसा सिचुएशन आई है। साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी को यहाँ पे चेंज, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस Q इक्वल टू माइनस ऑफ W, ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस।
ठीक। अब देखिए इंटरनल एनर्जी का आप एक फॉर्म देखिए Q प्लस डब्ल्यू, और इंटरनल एनर्जी को और भी अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी को और भी दूसरे फॉर्म में कैसे कैसे लिख सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहला तो इंटरनल एनर्जी जो हमारा ये इंटरनल एनर्जी है, जिसको कि हम लोग डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू से डोनेट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपको कब मिलेगा? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे जाके देखिएगा तो वहाँ पे हो जाएगा आपका क्या क्या इंथैल्पी मिल जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग जस्ट पहले ही देखें। तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है NFRT डिवाइड बाई 2। ये U इजकल टू होता है जनरल फार्मूला। तो U है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U को हम लोग क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एक राय है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, NFRT2/2 माइनस ऑफ NFR2 डिवाइड बाई T1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NFR2 डेल्टा टी। और इसमें से आपको टर्म बता देते हैं, N हो गया नंबर ऑफ मोल, F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो ये भी हम अपने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, अभी आप जाकर तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। और ये आर, तो आर तो जो कि एक कांस्टेंट है, तो इसमें ये हो गया। अब आपको याद होगा उस डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब आप मेरे लेक्चर सही से देखे हैं तो इसमें हम बताए हैं कि उसमें सी भी इजकल टू होता है FR/2 और सी पी इजकल टू होता है CV प्लस आर। ये बात हम उसमें अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो ये देखिए आप FR/2 का कंडीशन नज़र आ रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको दूसरा कलर से दिखाते हैं, NCV डेल्टा टी। ये तो ये जो आपका जो आ गया है ना, ये फॉर्मूला, ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज ट्रू, ये कभी नहीं गलत हो सकता। और जो पीछे का जो हम जितना देखें उस आधार पे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका आइसोथर्मल का देखें, आइसोथर्मल में देखें तो चेंज इन जीरो होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा ई आपका जीरो हो जाएगा। अब आपका कैसे कहते हैं, थी में देख लें आप, मतलब सबका अपना ऐसे ऐसे निकाल के आप दे सकते हैं, कैसे भी अपना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे जो जनरल फॉर्म होता है NCV डेल्टा टी, ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या आइसोथर्म डेल्टा ई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं क्या, इंथैल्पी के बारे में। जैसे कि पीछे हम लोग अभी पढ़े थे इंथैल्पी, थोड़ा सा टर्म आया था ना, तो उसको भी इलेब्रोट से देखते हैं कि इंथैल्पी क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, ये सब। तो चलिए इंथैल्पी स्टार्ट करते हैं। तो इंथैल्पी का पहले आप मैंने एक डिफिनेशन सुन लीजिए। मतलब इंथैल्पी क्या होता है ना, जैसे इंटरनल एनर्जी होता है, ये भी वही होता है कि देखिए, मतलब इंटरनल एनर्जी में क्या था कि जितने भी हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे वो सब एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहे थे, तो इसलिए हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते थे। और इंथैल्पी होता है जब उसी सारे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे कराएं, तो उसको हम लोग इंथैल्पी कहते हैं। तो इंथैल्पी समझ गए, कांस्टेंट प्रेशर। तो इंथैल्पी का एक जनरल फॉर्मूला इसके पीछे भी अभी जो आया था एक टर्म, तो H इजक्वल टू ई प्लस पी वी होता है। ठीक। और और आपको एक बात बता दें कि ये वो इम्पॉसिबल है कि आप H का डिटरमाइन कर सकें एक वैल्यू, इसलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू इसका नहीं पता चलता है। ठीक। और इसमें आपका क्या कहते हैं, ये ई पी भी सब स्टेट फंक्शन है, तो ये भी स्टेट फंक्शन होगा। शायद आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ भी चुके होंगे, ये सब चीज़ फिजिक्स का टॉपिक है। तो इसमें ये तीनों स्टेट फंक्शन होते हैं और ये भी स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक। इसका ये हो गया इसका जनरल टर्म। तो आप इसको तो H1 हो गया, ठीक, H1 हो गया सिर्फ सिंपल। वही अगर आपको जैसे कि हो जाए H1 को आप क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस P1V1, और H2 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, E2 प्लस P2V2। तो हम डेल्टा H को क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1। तो सिंपल क्या हो जाएगा, डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। अब आप इस डेल्टा PV को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा PV, या फिर
तो कहने का मतलब है डेल्टा पी वी, तो ये डेल्टा दोनों पे, इसमें भी डेल्टा पी वी मीन्स ये डेल्टा सी पी पे है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी पी, ये भी सिर्फ इस पे है, इधर डेल्टा ई लिख दो, डेल्टा ई हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा। मीन्स चेंज इन इंथैल्पी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक, तो इसमें हम लोग जैसे कि आपको हम पहले भी बोल चुके थे, आपको ये बात याद रखना है, पी वी इजकल टू एन आर टी, ये आपको हम बहुत कई दफ़ा बोल चुके हैं इसको याद रखने के लिए। तो पी वी इजकल टू एन आर टी में देखिए, पी वी की जगह पर हम एन आर टी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम पी वी की जगह पर एन आर टी पुट कर दिए तो इसमें आपके पास एन आर टी, इसमें से वेरिएबल कौन है, एक एन है एक टी है, मतलब यही दोनों ना चेंज हो सकता है। और ये तो अपना भाई आर आर है, तो ये अपना कांस्टेंट रहेगा, ये तो अपना कांस्टेंट बाबू है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम अब आगे चलते हैं, अगर हम लोग डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी की जगह पे फिर हम डेल्टा एन आर टी रख दिए, यहाँ पे जो एन होता है यहाँ पे जी लगाते हैं, मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। और इसमें देखिए जो हम लोग डेल्टा एन जी आर टी लगाएं, इसमें ये और ये वेरिएबल है, ये अपना कांस्टेंट है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या फिर डेल्टा ई प्लस एन जी आर डेल्टा टी। ठीक, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एन जी आर एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर तो समझ में आता दिया, अगर चेंज इन नंबर ऑफ मोल तो इसको कैसे निकालना है, तो सबसे सिंपल कोई भी रिएक्शन लिए, ए प्लस बी गिव सी डी, इसका मोल्स है ए बी सी डी, तो इसमें ऐसे निकलता है आपका डेल्टा एन जी, ऐसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इट मीन्स सी प्लस डी माइनस ऑफ ए प्लस बी, ऐसे करेंगे आपको डेल्टा एन जी निकल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी का कितना फार्मूला आ गया, एक दो और पीछे जो एक पढ़े 3 फार्मूला आ गया, हमारे पास इतने फार्मूले आ गए। तो अब आपको देखिए इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में डिफरेंस क्या है। अगर हम यहाँ पे लिखें क्यू पी और लिखें क्यू बी, तो ये हो गया जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो ये बात होती है, ये क्यू ये कैसे निकलेगा, डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी, इट मीन्स अगर हमको एक डिफरेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है तो हमको चेंज इन इंथैल्पी करना पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमको चेंज इन कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या करना पड़ेगा, चेंज इन क्या क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसको आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि डेल्टा एच का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, डेल्टा एच का फॉर्मूला हमारे पास होता है ना डेल्टा ई प्लस पी वी डेल्टा, तो कांस्टेंट प्रेशर का बात कर रहे थे, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो, और तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू प्लस डब्लू, तो क्यू तो चेंज होगा नहीं, मतलब क्यू, तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू चेंज इन वर्क डन, तो वर्क डन पे चेंज हो रहा है, इसमें प्रेशर भी चेंज होगा क्योंकि पूरा वर्क डन पहना है, ये भी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्यू आ गया हमारे पास, तो ये भी ऐसे जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर का बात हो रही है, डेल्टा एच कांस्टेंट प्रेशर पे लगता है। और सेम आप एनर्जी की भी बात कर लीजिए, डेल्टा एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू होता है इंटरनल एनर्जी, कोई भी रिएक्शन का इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में सिंपली दे दिया जाए फाइंड इंटरनल एनर्जी, तो समझ लीजिए वहाँ पे आपको वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है, कुछ भी है ना आप कुछ भी बकते रहे, आपको पे वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्यू इजकल टू डेल्टा ई आ गया, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ये आ गया कांस्टेंट
प्रेशर पे ये आ गया, प्रूव भी करके दिखा दिए। हो गया एंथैल्पी की बात। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपनी एंट्रोपी की। तो चलिए, मतलब अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रोपी। एंट्रोपी को एस से डोनेट किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी एस से डोनेट किया जाता है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एंट्रोपी को एस से डिनोट किया जाता है। अब जानिए एंट्रोपी क्या होता है। आपने नाम सुना रैंडमनेस? रैंडम क्या होता है? जैसे तैसे, या फिर डिसऑर्डर, जैसे तैसे, इधर सिनोनिम्स है। तो जो किसी भी, मतलब किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस, उसकी डिसऑर्डरनेस में उसका डिग्री ऑफ रैंडमनेस को नापने में, जो नापने के लिए जो यूज किया जाता है, मतलब किसी भी थर्मोडायनेमिकली क्वांटिटी में, मतलब एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है जिसका कि यूज हम लोग किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर मापने में किया जाता है। एंट्रोपी जितना ज़्यादा होगा, रैंडमनेस उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है कि आप लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में गए, तो लिक्विड से सॉलिड में गएंगे तो क्या हो, उसका सिस्टम का जो अंदर का जो पार्टिकल है उसका रैंडमनेस डिक्रीज हो गया, क्योंकि पहले इधर उधर घूम रहे थे, सॉलिड में एक जगह पे बस स्थिर हो गए थे। तो रैंडमनेस तो डिक्रीज हुआ ना, जब रैंडमनेस डिक्रीज हुआ तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा। और अगर लिक्विड से गैस में जाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ गया, मीन्स एंट्रोपी बढ़ गया। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी। इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक टेम्परेचर पे और द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल and reversible manner to the temperature at which heat is absorbed is equal to the change in entropy। मतलब जो रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस में, एक आइसोथर्मल जहाँ पे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे हम डेल्टा नहीं लगाए हैं, मीन्स ये कांस्टेंट है और ये इस समय हीट इवॉल्व हुआ रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसका जो रेशियो होता है हमको एंट्रोपी बताता है। ठीक, अब एंट्रोपी को तो ऐसे लिख सकते हैं, अब जानते हैं केमिस्ट्री है तो एक को 1000 फार्मूला में तोड़ सकते हैं, तब आगे का फार्मूला इसका तोड़ते हैं। ऐसे कि हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बहुत ही बेखूबी अच्छे से जानते हैं। ठीक, और इसका फार्मूला आपको हम बताएं विधि पीछे एन सी वी डेल्टा टी, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये लिखा जाता है। तो ये इधर आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन सी वी डेल्टा टी प्लस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल टू क्यू। तो चलिए सभी फॉर्मूलाओं को इलाबरेट करते हैं, मतलब अच्छे से विस्तार से समझते हैं। तो हमारे पास जैसा कि था एस इक्वल टू एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो अभी बता दीजिए इसका यूनिट क्या हो। अरे सबसे सिंपल, क्यू हीट का यूनिट जूल, टी टेम्परेचर, इसका यूनिट केल्विन। तो इसका क्या होगा? जूल पर केल्विन या फिर जूल के -1। जूल को कैलोरीज भी बोलते हैं। अरे भाई हम इतना दौड़ लिए और इतना कैलोरीज बर्न कर लिए, यो सब बहुत बोलता है, तो इसको हम लोग कैलोरीज पर केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको मतलब ये भी बात बता देते हैं, ये क्या हो गया, हमको तो वैसे वैसे बोल भी चुके हैं, लिख देंगे ये जो ये हीट इन्वॉल्व इन अ रिवर्सिबल मैनर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हम फिर नहीं लिखेंगे, हमको लिखना पसंद ही नहीं, हम समझा सकते हैं। अच्छा, तो हम अगर एस, इसमें जो एंट्रोपी होता है ना, एक फाइनल, अरे भाई सबका होता है एक फाइनल एक इनिशियल, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा। जैसे कि अरे भाई अभी तो बेसिक बात अब समझाने लगे थे अभी, तो चेन एंट्रोपी क्या आ जाएगा? एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल। अब सोच लीजिए अगर फाइनल बड़ा है इनिशियल छोटा है तो क्या होगा? अरे पॉजिटिव आएगा। अब फाइनल को छोटा कर देंगे क्या हो जाएगा? ये लाट साहब जी इनिशियल बड़े हो जाएंगे, इनिशियल बड़े हो जाएंगे तो एंट्रोपी को घटा देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ये सब भी अब लिखें क्या? नहीं ना। और जैसे कि बताए थे, ये एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है और आपका क्या हुए एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन था, और एंट्रोपी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये बात ध्यान में रखना, एंट्रोपी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक, ठीक है। हाँ, तो इसका चेंज इन एंट्रोपी को आप लोग ऐसे देखिए, फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी रिएक्शन में फाइनल क्या होता है? उसका प्रोडक्ट। और इनिशियल क्या होता है? इसका रिएक्टेंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं?
जितना भी इंट्रॉपी चेंज हुआ मतलब सिग्मा ऑफ इंट्रॉपी चेंज इन प्रोडक्ट माइनस सिग्मा में होता है सम, मतलब सबका होल पूरा टोटल सिग्मा ऑफ एंट्रोपी इन क्या रिएक्टेंट। जैसे कोई भी रिएक्शन कराते हैं A+B इजकल टू G+S बनाए, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया रिएक्टेंट, तो ये फाइनल था, फिर बाद में ये मेरे पास बना, मतलब मेरे पास पहले एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसके पास इतना हीट था, जब रिएक्शन किया तो हीट निकाल दिया घुसा दे कुछ भी करे उसके पास, फिर इस जब यहाँ पे आएगा तो उसका दूसरा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर ही ना लिखेंगे या फिर कुछ और लिखेंगे, ये तो बेसिक बेसिक बात है, ठीक। तो अब जैसे कि फिर हम बात बहुत जल्दी उठक जाते हैं, फिर से हम बात के सभी इसको इसका फार्मूला अलग अलग फार्मूला जानेंगे, तो यही हम बेसिक बात बताने लगे। तो ठीक है, अब अलग अलग इसका जो फार्मूला है वो करते हैं। तो डेल्टा एस इजकल टू हमारे पास क्यू रिवर्सिबल बाई टी आता है। तो क्यू रिवर्सिबल को हम लोग डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी डिवाइड बाई टी भी लिख सकते हैं। ये बात सभी देवी एंड सज्जनों को पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो डेल्टा ई को हम लोग क्या लिखते हैं, NCV डेल्टा टी अभी उसको स्मॉल टाइम के लिए DT लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम DS लेते हैं, डिवाइड बाई टी प्लस पी एक्सटर्नल को ये ऐसे है, तो पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, अरे भाई कितनी बार बताए थे कि पी वी इजकल टू NRT होता है, तो पी को NRT डिवाइड बाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे NRT डिवाइड बाई भी, तो नीचे टी भी है, मतलब ये टी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये यहाँ पे डी भी। तो अब मुद्दे की बात ये है, टी से टी मर गया, और डेल्टा टी तो हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, होल का मतलब इंटीग्रेशन अलग अलग, इंटीग्रेशन 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 मतलब होल का इंटीग्रेशन, होल पे भी इंटीग्रेशन लगाते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है अलग अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है जो कि 11th के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है, ठीक। तो हम लोग इसे किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में या इसका वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो भी इनिशियल से भी फाइनल और टी से ये तक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा NCV लॉन ऑफ T2 डिवाइड बाई T1, मतलब बोलने में अच्छा लगता है, इसका आ जाएगा NR लॉन ऑफ B2, देखो बिट्टू भी आप इसको बोल सकते हैं भाई B1। तो ये हो गया, मतलब यार क्या है इसमें बड़ा सा गणित क्या लग रहा है, इसको 1/T करेंगे तो 1/T का ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसमें NR कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/B 1/T दोनों का सेम हो गया ये। तो हमारे पास क्या हो गया, एस का डेल्टा एस का सॉरी डेल्टा एस बुरा मान जाएंगे साहब। एक में हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया, एन से लॉन ऑफ टेडो T1 एन आर लॉन ऑफ वेटो डिवाइड बाई B1। ये हमारे पास नई फार्मूले ने जन्म ले लिया। ओह नो क्या हो गया, देखिए इसमें खासियत है, जैसे कि आपको कोई गैस का प्रॉपर्टी दिया हुआ रहेगा, मोल दिया हुआ रहेगा, सेम सेम मोल पुट कर दीजिएगा, आर तो कांस्टेंट है, और सी भी वो आपको पता ही होना चाहिए, अगर कोई डायटोमिक मोनोटोमिक दे दिया तो इंट्रॉपी का हो गया यहाँ तक बात। अब इसके आगे देखते हैं कि इंट्रॉपी में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना बताओ बताओ, अरे तुम लोग कैसे बताएगा यार, तुम लोग तो देखो अभी सिर्फ, बताएगा अभी तो कमेंट पे लिखिएगा हाँ तो भाई जब हमारे पास ऐसा फार्मूला आ गया तो हमने प्रोसेस भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, अरे बाबा रे बाबा इतना प्रोसेस पढ़े थे तो याद होगा ना। तो जैसे कि देखिए एडियाबैटिक में Q0 होता है, तो अगर हम Q0 कर देंगे तो डेल्टा एस ही 0 आ जाएगा, तो एडियाबैटिक में एस 0 हो गया, ये सबसे सिंपल यार। एडियाबैटिक देखो जिसमें 0 होता है हमको उसमें बहुत अच्छा से याद होता है अब देखिए जैसा कि हम आपको बताए थे कि P1 V1 इजकल टू P2 V2 होता है, तो V2 बाई V1 क्या हो जाएगा, P1 बाई P2। तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, NR लॉन ऑफ P1 डिवाइड बाई P2, ये भी पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए अगर आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता है, यहाँ पे T1 T2 लिखा हुआ है, इट मीन्स दोनों सेम हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट गया। तो आइसोथर्मल में हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी या तो ये साहब को आप बना लीजिए, नहीं तो ये को बना लीजिए, दोनों से। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है चेंज है तो ये ले लीजिए, अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ तो क्या अपना माथा पैची करके निकाल लो, ये करो वो करो, सीधा सीधा ये डाल दो, ठीक है। अगर प्रेशर दिया हुआ तो अब आ जाओ, अगर आइसोथर्मल हो गया और अब आ गया तुम्हारे पास आइसोकोरिक, कोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट, तो सीधा सीधे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये भी इनिशियल इक्वल टू भी फाइनल, तो लॉन ऑफ 1 इक्वल टू 0 आप लोग सभी जानते हैं। तो ये 0 हो गया, ये कट जाएगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ ये हीरो लाल बचेगा, ठीक। अब आइसोबारिक में ये है, ये कट गया 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, सिंपल।
है। अब मतलब आइसोकोरिक आइसोबारिक, अरे मतलब हम लोग को लगा इतनी जगह पे इस सब का टर्म का यूज होंगे, आप लोग को तब याद हो जाना चाहिए क्या वीडियो। तो अब हम लोग का जो, और इसमें देखिए इंट्रॉपी, इंट्रॉपी में हम पहले ही क्या बताए थे कि रैंडमनेस को बढ़ाता है, मतलब किसी भी सिस्टम का रैंडमनेस को शो करता है, डिटरमाइन करता है। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, अरे भाई डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई टी, मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस एफ क्या हो जाएगा, उसके एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाई टी, क्योंकि आपको हम बताए थे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी को एच से डोनेट करते हैं, ये बताए थे ना कि, तो उसमें क्या हो जाएगा डेल्टा एच एफ बाई टी, और सेम सब्लिमेशन का डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाई टी, वेपोराइजेशन का डेल्टा एच वी पी बाई टी, ये सब लिखना पड़ेगा नहीं ना, अरे बोल क्या बोला, मैं तेरे से रिवीजन लेक्चर पढ़ा रहे हैं, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनो, सबका बेड़ा पार है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मतलब इतना देर हम ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग अच्छे से याद कर लें, और सोचिए हम क्या बोले कि किसी का भी एंट्रोपी, क्यू को सीधा आप इंथैल्पी मान लीजिए, और किसी का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको टी से जिस टेम्परेचर पे हुआ है एक कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब दिया हुआ रहेगा ऐसी कोई प्रोसेस रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ रहेगा कि ए प्लस बी रिएक्शन करवाया और बना दिया सी प्लस डी, तो इसका इंथैल्पी कुछ है, इसका इंथैल्पी कुछ है, तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है H2 माइनस H1, तो H2 क्या है, ये है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी कर देना है, और जो आपके पास डेल्टा एच आएगा और जिस टेम्परेचर पर रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। फ्यूजन का पूछ रहा होगा तो सीधा सीधा दे दिया, ऐसे तो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि इसको इतना से किए थे, डेल्टा एट थी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमारे पास इतना आया इस टेम्परेचर पे, तो बताइए एंट्रोपी क्या हो गया। मतलब नीट के लेवल पे उतना हार्ड नहीं पूछता, सिंपल फार्मूला बेस्ड पूछता है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि एंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी, ये दोनों को रिलेट करके, मतलब चेंज इन एंथैल्पी विथ स्पॉन्टेनियस, चेंज इन एंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को तो कंप्लीट करना भी आसान नहीं है, इसलिए फर्स्ट अभी इसमें चलेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट में सेकेंड थर्ड दोनों निपटा देंगे, और क्या। तो अब चलिए बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनियस नेचर। अगर जैसे कि बात की थी, अगर डेल्टा है जीरो से बड़ा हुआ इट मीन्स एंट्रोपी इंक्रीज, अगर एंट्रोपी इंक्रीज करता है तो जो कहते हैं वो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस नेचर का है, स्पॉन्टेनियस नेचर का है। अगर आपका एंट्रोपी घट रहा है तो उसमें कहते हैं कि आपका जो रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये हो गया बात स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का, ठीक। आपको पता है जो मैक्सिमम एंट्रोपी किसी भी रिएक्शन का मैक्सिमम एंट्रोपी उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, तो लिख लेते हैं मैक्सिमम एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब मैक्सिमम एंट्रोपी होता है उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पे। जब कोई भी रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है तो उस समय उसका एंट्रोपी होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक। ये बात हो गया एंट्रोपी। अब इसके बाद जैसे हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में बात किए थे, तो हम क्या बोले थे, हमारे नेचर में जितने भी चीज़ होते हैं सब के सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। अगर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होता है तो आपको बात ये जान लेना चाहिए, जैसे कि बीकर ये सिस्टम है, तो इसके बाहर का कितना सराउंडिंग है, सराउंडिंग क्या हो गया, सब नेचर हो गया। तो एंट्रोपी पढ़ने से आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो डेल्टा एस होता है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बनता है, ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें क्या हो गया, आपका सराउंडिंग इरिवर्सिबल में जाएगा और सिस्टम आपका रिवर्सिबल में जाएगा। ये बात हो गई सराउंडिंग सिस्टम और यूनिवर्स की, क्योंकि आप लोग शायद जानते होंगे, ठीक। अब फास्ट प्रोसेस क्या शो करता है ये भी बता दिए, और यहाँ पे हम लोग जो डेल्टा एस निकालते हैं ना, डेल्टा एस ये हो गया यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे निकलता है, एस ऑफ सिस्टम, मतलब डेल्टा में सिस्टम में जो चेंज हुआ प्लस सराउंडिंग में जो चेंज हुआ, और सराउंडिंग आपका इरिवर्सिबल होता है और सिस्टम आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है,
तो अब जैसे कि देखिए जितने भी प्रोसेस है सभी का रिवर्सिबल ये इरिवर्सिबल दोनों लेके चलें। अब दोनों अब सबका जैसे कि वर्क डन का पढ़े ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या क्या होगा, जैसे एंट्रोपी का भी पढ़ेंगे। तो एंट्रोपी का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ना जरूरी है। तो रिवर्सिबल, जब इसका हम रिवर्सिबल पार्ट देखते हैं, रिवर्सिबल पार्ट, तो हम लोगों को पता चलता है कि जो इसका रिवर्सिबल पार्ट होता है, जो ऑल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग, मतलब जितने भी हीट ये रिलीज करते हैं सभी सराउंडिंग लोग ले लेते हैं। तो इसका डेल्टा एस टी इजकल टू जीरो हो जाता है। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इजकल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ये होता है। और ठीक उसी तरह आइसोथर्मल, तो ये हो गया। तो फिर आप इसका क्या कहते हैं, अब इसका रिवर्सिबल का आइसोथर्मल निकालो, एडियाबैटिक निकालो, मतलब जैसा पीछे वाला बताए थे वैसा ही होगा। पीछे भी नहीं सबका वैल्यू एन आर लॉन ऑफ वी टू बाई वी वन, एन सी वी लॉन ऑफ टी टू बाई टी वन करके जो निकाले थे वैसे आप समझिए कि रिवर्सिबल का, रिवर्सिबल में सेम टू सेम होता है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लिखापत करना चाहते हैं। अब सीधा चलते हैं इरिवर्सिबल में। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एस का फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस ऑफ, क्योंकि देखिए माइनस ऑफ क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी, क्योंकि जो आपका जो सराउंडिंग होता है वो ई रिवर्सिबल को प्रेफर करता है और सिस्टम आपका रिवर्सिबल को प्रेफर करता है। तो इसीलिए ये इसका एक फॉर्मूला बनता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी माइनस ऑफ क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी। और यहाँ आपका जो ये है ये सिस्टम शो कर रहा है और ये आपका सराउंडिंग शो कर रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है, ये सिस्टम शो कर रहा है और सराउंडिंग शो कर रहा है। ठीक, तो जैसे कि आप इरिवर्सिबल का पार्ट देख रहे हैं तो आइसोथर्मल में सेम क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो देखिए केस वन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस पहले देखते हैं। अगर एडियाबैटिक रहेगा तो इरिवर्सिबल लो चाहे इरिवर्सिबल लो, सबका मतलब देखेंगे। एडियाबैटिक रिवर्सिबल तो जीरो होगा, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल देखें, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में हम लोग क्या देखे थे, एक्सपेंशन देखे थे, कंप्रेशन देखे थे। तो एक्सपेंशन में देखिए केस वन लेते हैं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, उसका एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन बाई रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाई इरिवर्सिबल, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा यू इजकल टू जीरो होता है ना। तो वर्क डन इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन इजकल टू क्यू, हम लोग ले सकते हैं। ठीक, और तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस ऑफ वर्क डन इजकल टू क्यू हो गया। मतलब अगर वर्क डन घटेगा तो क्यू बढ़ेगा। तो नेगेटिव और वर्क डन, तो वर्क डन नेगेटिव कब आता है, एक्सपेंशन के केस में नेगेटिव आता है, सॉरी मतलब दिख नहीं रहा होगा। तो वर्क डन इजकल टू क्यू, तो माइनस ऑफ वर्क डन करने का मतलब क्या है कि वर्क डन जैसे जैसे घटेगा क्यू वैसे वैसे बढ़ेगा। तो एक्सपेंशन के केस में तो वर्क डन नेगेटिव आता है, इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन भी गेट नेगेटिव, सो क्यू इंक्रीज। सो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपेंशन के केस में, ये याद रखो, एक्सपेंशन के केस में क्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन क्यू ई रिवर्सिबल, ये बात हम लोग कह सकते हैं। जब ऐसा हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या देखे थे, सिस्टम को देखे थे क्यू रिवर्सिबल बाई टी और क्यू ई रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, टी कांस्टेंट है, टी को तो हटा दो, उसमें कोई हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू रिवर्सिबल क्यू ई रिवर्सिबल से ज़्यादा है, तो अगर हम लोग ज़्यादा में कम से घटाएंगे तो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना। तो अगर हम लोग क्यू रिवर्सिबल उसको इधर भेज देते हैं माइनस ऑफ क्यू ई रिवर्सिबल करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। इट मीन्स टोटल एंट्रोपी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। किसमें, एक्सपेंशन के केस में भी, आइसोथर्मल ई रिवर्सिबल के केस में। वही अगर हम लोग कंप्रेशन के केस में देखें तो आइए वो भी देख लेते हैं, कंप्रेशन के केस में हम लोग को क्या मिलेगा। तो कंप्रेशन का यहाँ पे बात हो रहा है, कंप्रेशन में मतलब वर्क डन, जो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन में भी आइसोथर्मल कंप्रेशन के बारे में ही बात हो रहा है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी डी भी। कंप्रेशन में वर्क डन हमारा पॉजिटिव आता है, अगर वर्क डन पॉजिटिव मतलब वर्क अपनी आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इट मीन्स क्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते, अगर वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो क्यू नेगेटिव आएगा, तभी ना एक दूसरे के लोग बैलेंस करके पढ़ पाएंगे। इस केस में क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो ई रिवर्सिबल कंप्रेशन में हम लोग क्या देखे थे, वर्क डन बाई ई रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाई रिवर्सिबल। तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा, नेगेटिव है इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, माइनस ऑफ क्यू ऑफ ई रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ क्यू ऑफ रिवर्सिबल। ठीक, तो इसको आप लोग इधर भेजिए तो ये प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल माइनस क्यू ई रिवर्सिबल ग्रेटर देन जीरो। सो डेल्टा एस टी
ग्रेटर देन जीरो। तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, अगेन हमारे पास जो चेंज इन टोटल इंट्रोपी आ गया, जीरो से बड़ा आ गया, मतलब फिर से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ठीक ठीक, ये बात आप लोग समझ रहे हैं। ठीक, अब देखिए एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, तो देखिए एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस तो भाई सबसे सिंपल है। रिवर्सिबल था तो सिस्टम जीरो हो जा रहा था, तो इरिवर्सिबल है तो क्या होगा, सराउंडिंग का जीरो होगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जीरो होगा ना, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जीरो होगा, तो हमारे पास जो क्यू ऑफ सराउंडिंग मतलब हीट ऑफ सराउंडिंग वो भी जीरो हो जाएगा। हीट ऑफ सराउंडिंग जीरो हो गया तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम फिर क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो सिर्फ वही बचेगा जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगेन डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो आ गया। इससे देखिए ऐसे है ना, तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में क्यू ऑफ सराउंडिंग ज़ीरो आएगा, तो क्यू ऑफ सराउंडिंग जीरो होता है डेल्टा एस ऑफ सॉरी एस ऑफ सराउंडिंग जीरो, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इन सराउंडिंग। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और प्लस चेंज इन सराउंडिंग, तो बाद में प्लस माइनस होता है, ऐसे सिंपल होता है। तो ये तो हमारे पास जीरो है, ये मेरे पास क्या है क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो ये हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू है, डेल्टा एस टी अगेन ग्रेटर देन जीरो। इससे हम लोगों को क्या पता चला कि टोटल एंट्रोपी चेंज, ये भी आपको याद भी करना है कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। किस केस में, इरिवर्सिबल के केस में। इन इरिवर्सिबल केस वो हमेशा बड़ा होता है, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता। ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। और एंट्रोपी इन यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एज वेल एज द नेचुरल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इन नेचर। मतलब एक सेंटेंस है, आपको आएगा समझ में तो समझ लीजिएगा। ये जो मतलब क्या समझे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा ये इंक्रीज होता ही रहता है। तो अब हमको लगता है ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया। इसके बाद है सेकेंड और थर्ड जो हमारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बाकी जो इसका छोटा मोटा जो जितना भी टॉपिक छूट गया है सब इसका नेक्स्ट लेक्चर में बात करके थर्मोडायनेमिक फिनिश कर देंगे। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। और क्या, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए। अरे भाई सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता है। हम भी बहुतों को सब्सक्राइब करते थे, इतना सब्सक्राइब करते थे मत पूछो। ठीक है, बाय।